हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे चैनल एमवी क्लासेस में स्वागत है। एमवी क्लासेस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स के रेगुलर वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाते हैं, जिनकी सहायता से आप क्लास 12 की अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अध्ययन में सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल, आकर्षण, प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात किसी आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करेगा, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि इस क्यू आवेश के एक निश्चित क्षेत्र में अगर प्लस क्यू आवेश आएगा तो वह प्रतिकर्षित होगा, और अगर माइनस क्यू आवेश आएगा तो वह आकर्षित होगा, और इसी प्रतिकर्षित एवं आकर्षित को ही विद्युत बल कहा जाता है। अर्थात किसी आवेश या आवेश के समूह के चारों का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र या पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थिर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र या पृथक्कृत आवेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर निर्भर धन आवेश या स्थिर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। विद्युत बल रेखा एक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र या पृथक्कृत धन आवेश चलता है, इसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है और ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है, और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर और ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हुई कुछ इस प्रकार प्रतीत होती है, और इसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हुई कुछ इस प्रकार प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए या विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत बल रेखाओं के गुण कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम लिखेंगे, ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, जो आपको पहले भी बता दिया गया था। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी।
जैसे कि यह कोई विद्युत बल रेखा है, हमने इसके किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची और यह स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगला है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटती है तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है। जैसे कि यह दो विद्युत बल रेखाएं हैं। अगर यह दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। इसी कारण विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चौथा है रेखाएं खींची हुई लचक डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं खींची हुई डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अर्थात अब अगर आपसे पूछा जाए कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण क्यों होता है, तो विद्युत बल रेखाएं लचक डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती, इसी कारण विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को समझाइए या लिखिए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर विद्युत बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त को समानुपाती होता है। जैसे कि Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश है एवं इन दोनों के बीच की दूरी r है, और अगर Q1 एवं Q2 दोनों धनात्मक होंगे तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, वह Q1 प्लस Q2 माइनस होगा तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, और इसी आकर्षण एवं प्रतिकर्षण को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। स्थिर विद्युत बल किसे कहा जाता है, तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण को ही स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। और कूलाम के नियम के अनुसार हमें कहा गया है कि यह स्थिर विद्युत बल इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त को समानुपाती होता है तथा इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अब हम कूलाम के नियम अनुसार लिखेंगे स्थिर विद्युत बल समानुपाती दोनों बिंदु आवेश Q1 इंटू Q2, यह हमारा पहला समीकरण होगा। और स्थिर विद्युत बल वृत्त समानुपाती दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, यह समीकरण 2 होगा। और यह जो बल है स्थिर विद्युत बल, इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। अर्थात जो स्थिर विद्युत बल F है, उस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। अब हम दोनों समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को संयुक्त करेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को संयुक्त करेंगे तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को संयुक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, दोनों समानुपाती है तो F समानुपाती Q1 इंटू
Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा? एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक k को लिखते हैं, k को लेते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा? k नियतांक को लिया हमने और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक k लिया। यह k समानुपाती नियतांक है। k क्या है? समानुपाती नियतांक है। और k का जो मान होता है, और k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0। इसे एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, मैं इसे एप्सिलॉन नोट पढ़ूंगा। अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को k के स्थान पर रखते हैं। k के स्थान पर रखने पर क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर समीकरण 3 बन जाएगा। समीकरण 3 ही आपका कूलाम के नियम का समीकरण है। तो कूलाम के नियम का समीकरण क्या होता है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही आपके कूलाम के नियम का समीकरण होता है। अब यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कुचालक है, तो कुचालक माध्यम दोनों आवेशों के बीच होगा, तो हम इसी समीकरण को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों आवेशों के मध्य का माध्यम कुचालक है, तो हम इसी समीकरण कूलाम के समीकरण को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ k माध्यम का परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतांक है। हमने यहाँ k का उपयोग किया है और यह k माध्यम का परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतांक है। और यह समीकरण आपका समीकरण 4 हो जाएगा। अब हम समीकरण 3 भागित समीकरण 4 करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? एफ अपॉन एफएम बराबर के। तो समीकरण 4 को समीकरण 3 में भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? एफ अपॉन एफएम बराबर के, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतांक होता है। और यह सूत्र के माध्यम से हम विशिष्ट परावैद्युतांक या माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा भी लिख सकते हैं। परावैद्युतांक वायु अथवा निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला विद्युत बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात हमने उसी सूत्र के माध्यम से इस परिभाषा को बनाया है। एफ अपॉन एफ एम बराबर के, जहाँ के परावैद्युतांक या माध्यम का विशिष्ट परावैद्युतांक होता है। वायु अथवा निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल एफ और उन्हीं दो बिंदु आवेशों को कुछ दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला विद्युत बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक के या विशिष्ट परावैद्युतांक कहते हैं। आपको इस प्रश्न के माध्यम से कुछ नोट से दिए गए हैं। के एक समानुपाती नियतांक है। जब हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया था तब एक नियतांक के लिया था और इस के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। के का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है, या
इसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होता है? एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दूसरा है एप्सिलॉन 0 बराबर वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है? वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता। अगर आपसे कोई पूछे कि एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान व मात्रक विमेय सूत्र ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान ज्ञात करने के लिए आपको अभी कूलाम के नोट्स में बताया गया था कि के बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 व के का जो आंकिक मान होता है, के का आंकिक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह आपको याद होना चाहिए, तभी आप एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, मात्रक और विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यह दोनों के बराबर में है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के भी बराबर में होंगे। तो हम लिखेंगे इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन 0 को इधर ले जाएंगे और इसे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर को इधर लाएंगे। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई × 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। हम एप्सिलॉन 0 को इधर ले गए, यहाँ पर यह भाग में था तो इधर जाकर गुणे में हो गया, और यह जो गुणे में संख्या थी वह इधर आकर भाग में चली गई। अब क्या करेंगे? एप्सिलॉन 0 बराबर 1/, हम पाई का मान रखेंगे 3.14। पाई का मान क्या होता है? 3.14 पाई का मान होता है। हमने पाई का मान रख दिया और 9 × 10⁹ और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बटे में है, और जब भिन्न बटे में होती है तो ऊपर जाने पर पलट जाती है। तो यहाँ ऊपर जाने पर पलट जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पर बटे में था, जो ऊपर जाकर उल्टा हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम इसे हल करेंगे। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 का गुना करेंगे हम 4 × 16, 4 × 4 और 1 5, 4 × 4 और 1 5 हो जाएगा। 4 × 4 और 1 5 और 4 × 12, दो संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। × 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 का गुना करेंगे। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 का 4, 9 × 5 = 45 और 5 50 की 0 हासिल आया 5, 9 दूनी 18 और 5 23 बचे 2, 9 एकम 9 और 2 आपके हो जाएंगे 11, 9 और 2 11 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 बराबर जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही आपका एप्सिलॉन 0 का
आंकिक मान होगा। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक अभी आपको बताया गया था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का क्या मात्रक होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर की पावर -2। एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन जीरो के मात्रक से हम एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम अर्थात आवेश, और आवेश की विमा होती है AT, और कूलाम का है आपका स्क्वायर, तो हम AT को 2 बार लिख देंगे, AT इंटू AT बटा न्यूटन। न्यूटन होता है आपका बल, न्यूटन क्या है? आपका बल का मात्रक, और बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2 इंटू मीटर स्क्वायर। और मीटर किसका मात्रक है? मीटर लंबाई का मात्रक है, और लंबाई का विमीय सूत्र होता है L की पावर 2। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? A स्क्वायर और T स्क्वायर अपॉन ML T की पावर -2 और L स्क्वायर। अब हम इस बटे की संख्या को ऊपर ले जाएंगे, बटे के मान को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर, और यह पर इन सभी का जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो m की पावर 1 थी तो m की पावर हो जाएगी -1, L की पावर -1, T की पावर -2 है तो यह ऊपर जाके हो जाएगी 2, L की पावर हो जाएगी -2। तो हमें इस प्रकार एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र प्राप्त होगा। A स्क्वायर, यहाँ पर T की पावर 2 और T की पावर 2 मिलकर हो जाएंगी T की पावर 4, M इनवर्स L की पावर -1 और L की पावर -2 मिलकर हो जाएगी L की पावर -3। तो आपका यह हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र। और हम इस विमीय सूत्र को कुछ इस प्रकार से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। तो यही आपका एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र होगा, m की पावर -1, L की पावर -3 और T की पावर 4, A की पावर 2। यह आपका एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात वह निकाय जिसमें दो बराबर अर्थात दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि यह दो आवेश Q परिमाण के रखे गए हैं जिनका परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत है। एक आवेश ऋणात्मक है व एक आवेश धनात्मक है। इन दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर रखा गया है और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है और इसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित किया गया हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण एवं इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L
तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। Q दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। तो हम इन दोनों का गुना कर देंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा 2QL। तो इस सूत्र के अनुसार हम एक परिभाषा बना सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा परिभाषित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के लिए कुछ नोट्स बनाए गए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। पहला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और आवेश एक अदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है और इस सूत्र के माध्यम से हम विमी सूत्र को बना सकते हैं। तो विमी सूत्र क्या होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कूलाम का विमा होती है 80 और मीटर अर्थात लंबाई, और लंबाई की विमा होती है L। तो हम इन दोनों का गुना करने पर क्या आएगा, LTA, और यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, LTA। क्या होता है, LTA।